नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मॉड्यूल 21 है जो कि इंग्लिश मीडियम में है। आप नए हैं और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। बीच बीच में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई। आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी आप डायरेक्ट उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी मैं मॉड्यूल यहाँ पर पढ़ा रही हूँ उन पर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 पेड क्विज क्वेश्चन आपको डेली करवाया जा रहा है, उसको ज़रूर फॉलो करते रहिए। हर मॉड्यूल में 3 सेगमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पर पहला सेगमेंट आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया होने वाला है। तो देखिए, भारत पर अगर हम फॉरेन इन्वेशन की बात करें, यानी कि विदेशी आक्रमण की बात करें, तो जैसे सबसे पहले पारसी यानी कि ईरानियों ने यहाँ पर आक्रमण किया और भारत का पहला ये विदेशी आक्रमण है जो ईरान के हकामनी वंश के राजाओं ने किया था। हकामनी वंश का जो संस्थापक है या फाउंडर है वो साइरस सेकेंड कुरुश थे। ठीक है, इसके बाद दरिस जो प्रथम है, आप देखेंगे डेरिस प्रथम, ईरान के राजा कुरुश के उत्तराधिकारी डेरिस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में कंबोज, पश्चिमी गंधार और सिंधु क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। इसके इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं हमारे इंडिया पे? तो भारत का जो वेस्टर्न के साथ संबंध सुदृढ़ हुआ था और विदेशी व्यापार को काफ़ी बल मिला, स्ट्रेंथ मिला और खरोष्ठी लिपि का यहाँ विकास हुआ, अरमाइक लिपि के सहयोग से हुआ और भारतीय जो जल है, स्थल है, संपर्क साधनों का विकास हुआ। ठीक है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट देखेंगे तो पारसी संपर्क से भारतीय पश्चिमोत्तर प्रदेशों में ये एक लिपि थी, पैदा हुई थी। यूनानी आक्रमण जिसको मकदूनिया आक्रमण कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे ग्रीक इन्वेशन। तो यूनानी जो आक्रमण था, मकदूनिया आक्रमण जिसको कहते हैं, तो ईरान के आक्रमण के बाद मकदूनिया यानी कि मैसेडोनिया निवासी सिकंदर का आक्रमण भारत पे हुआ। तो अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का शासक था। सिकंदर मैसेडोनिया के फिलिप II का पुत्र था और सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। यहाँ पर अलेक्जेंडर इंडियाज़ विक्ट्री कैंपेन की बात करें तो सिकंदर ने खैबर जो पासेस हैं उसमें भारत में प्रवेश किया। सिकंदर ने सबसे पहले अश्वजीत, निशा, अश्वक जनजातियों को हराया। आम्बी के बाद एक और शासक शशिगुप्त ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, सरेंडर कर दिया था। वॉर ऑफ परुषा देखेंगे आप, जो इनका झेलम का युद्ध, कर्री का युद्ध, विस्तता का जो युद्ध था, वितस्ता का युद्ध था, तो ये सिकंदर के मध्य और पौरुष युद्ध के मध्य झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच लड़ा गया था। इसमें पुरु की हार हुई थी और पुरु की वीरता से खुश होकर सिकंदर ने पुरु का जो राज्य है वो वापस लौटा दिया। तो बेसिकली क्या हुआ कि पुरु की वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने पुरु का जो राज्य वापस उसे लौटा दिया, पुरु से मित्रता कर ली। पुरु के बाद सिकंदर और आगे बढ़ा, लेकिन सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। ठीक है, अब सिकंदर की जो सेना थी उसने व्यास नदी को पार करने से, क्रॉस करने से मना क्यों कर दिया? तो ये भी प्रश्न कभी भी पूछ लेते हैं। तो उसकी सेना थक चुकी थी, ठीक है, बीमारी से ग्रस्त हो चुकी थी, भारतीय शौर्य की जानकारी उन्हें मिल गई थी, नंद के शासक घनानंद की विशाल सेना की जानकारी मिल गई और अपने देश से बाहर 10 महीने बिताने के बाद सैनिक घर वापस जाना चाहते थे, इत्यादि कई चीज़ें थी। ठीक है, अब सिकंदर के बारे में सम फैक्ट्स अबाउट अलेक्जेंडर की बात करें तो अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का शासक था। मैसेडोनिया को मकदूनिया भी कहा जाता है और अलेक्जेंडर को ही सिकंदर कहा जाता है। अलेक्जेंडर के फादर का नाम फिलिप द्वितीय था और अलेक्जेंडर की माता का नाम ओलंपिया था। अलेक्जेंडर के गुरु का नाम अरस्तु था और गांधार यानी कि तक्षशिला के शासक आम्भी कुमार ने सिकंदर के समक्ष सरेंडर कर दिया था। सिकंदर के गांधार आक्रमण के समय गांधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद कुछ इनके सैन्य अधिकारी थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे, इंपॉर्टेंट है। नियारकस जैसे सिकंदर के सहपाठी कहते हैं, उनके सेना अध्यक्ष रहे थे। टॉलमी जो है लागुसु का पुत्र, टॉलमी के बाद मिस्र का शासक बना। लियानेट्रस ये सिकंदर का सबसे विश्वसी अंगरक्षक था। एब्रियस ये अपनी विशिष्ट सेनाओं के कारण 2 गुना वेतन दिया जाता था इसको। ये सारी चीज़ें थी। हेफेस्तियान और पेडियस सिकंदर के सेनापति हुआ करते थे। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं
इनकी सफलता के कई कारण भी थे। संगम एज की अगर हम बात करें तो व्हाट इज संगम एज? देखिए, दक्षिण भारत में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की जो टाइम पीरियड है उसको संगम एज के नाम से जाना जाता है। संगम तमिल कवियों का एक संगम या सम्मेलन हुआ करता था जो किन्हीं प्रमुख राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित होता था। 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही प्रोटेक्शन प्रदान किया जाता था और ये साहित्यिक रचनाएं द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे। तमिल किंवदंतियां के अनुसार कहते हैं कि प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था जिसे मुच्चगम, ठीक है, मुच्चंगम कह सकते हैं, बड़े टफ वर्ड हो जाते हैं इनके, मुच्चंगम कहा जाता था। माना जाता है कि प्रथम संगम जो है मदुरै में किया गया था और इस संगम में देवता और महान संत शामिल थे और इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था और इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ है तोल्काप्पियम, मैंने पहले भी पढ़ाया है। तीसरा संगम भी मदुरै में हुआ था और इस संगम का जो अधिकांश ग्रंथ है वो नष्ट हो गए थे और इनमें से कुछ सामग्री समूह ग्रंथों या फिर महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद संगम काल के और भी कई सारी जगह से विवरण मिलते हैं, जैसे कि मेगास्थनीज हो गया, स्ट्रैबो हो गया, प्लिनी हो गया, टॉलमेनी जैसे जो यूनानी राइटर थे ना, इन्होंने भी वेस्टर्न और साउथ इंडिया के बीच के जो वाणिज्यिक व्यापार है उनके कनेक्शंस के बारे में उल्लेख किया है। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें भी चोल पांड्य चेर के बारे में बताया गया है। कलिंग के खारवेल के हाथीगुम्बा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ, देखिए यही चीज़ मैं आपको अभी बता रही थी ना, वही सब चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इनके संगम काल के बारे में और कहाँ से स्रोत क्या मिलते हैं, जैसे चेर। तो राजनीतिक इतिहास अगर हम देखेंगे तो दक्षिण भारत में 3 राजवंशों चोल, चेलों और पांड्यों का शासन था और इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त की जा सकती है। चेर, तो चेर जो है वो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द संगम्स लिटरेचर इज फ्रॉम द चेर किंगडम। तो केरल के मध्य और उत्तरी हिस्सों तथा तमिलनाडु के कोंग क्षेत्र को नियंत्रित किया गया चेरों के द्वारा। आधुनिक उनकी जो राजधानी वंजी थी, पश्चिमी तट मुसिरी और टोंडी के बंदरगाह उनके नियंत्रण में थे। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण हुआ करता था और चेर के सबसे महान राजा शेन गुट्टवन थे, जिन्हें लाल या अच्छे चेर भी कहा जाता था। वे दक्षिण भारत से चीन में दूध भेजने वाले पहले व्यक्ति थे। चोलों की बात करें तो चोलास का क्या रोल था? चोलों ने तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों में को नियंत्रित किया और उनके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा था, जिसे बाद में चोल मंडलम के नाम से जाना गया था और उनकी राजधानी उरेयूर थी। बाद में करिकाल ने कावेरी पत्तनम और पुहार नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया और इसका प्रतीक चिन्ह बाग था। चोलों के पास एक कुशल नौसेना भी थी। चोल राजाओं के राजा करिकाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे और अलग अलग संगम साहित्य की कविताओं में वेडी के युद्ध का उल्लेख मिलता है और इस युद्ध में करिकाल के पांड्य तथा चेर साहित्य 11 राजाओं को पराजित किया। पांड्यास की बात करें तो पांड्यों ने मदुरै में शासन किया। पांड्य जो है राज्य भारतीय महाद्वीप के, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में थे। पांड्य वंश का जो प्रतीक है वो मछली था, जैसे ऊपर हमने देखा उनका क्या था। शासकों ने एक नियमित सेना बनाई थी। संगम साहित्य के अनुसार पांड्य राज्य जो है धनी और समृद्ध हुआ करते थे और समाज में विधवाओं के साथ बुरा बर्ताव इस समय किया जाता था। इस राज्य में ब्राह्मणों का काफी प्रभाव था। ईसा के शुरुआती शताब्दियों में पांड्य राजा वैदिक यज्ञ भी किया करते थे। अब बात करें इनकी राज्य व्यवस्था और प्रशासन की, तो इसके दौरान वंशानुगत राजतंत्र का काफी प्रचलन था, ट्रेंड था काफी। और संगम एरा में हर राजवंश के पास शाही प्रतीक थे, जैसे चोलों के लिए वाघ था, पांड्यों के लिए मछली था, चेरों के लिए धनुष था। राजाओं की जो पावर है उस पर 5% का नियंत्रण हुआ करता था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता था, जैसे मंत्री, पुरोहित, दूत, सेनापति, गुप्तचर। सैन्य प्रशासन का संचालन कुशलतापूर्वक किया जाता था और उन्हें प्रत्येक शासक के साथ एक नियमित सेना जुड़ी हुई होती थी। युद्ध में लूटी गई संपत्ति को राजकोषीय आय माना जाता था और डकैती और तस्करी को रोकने के लिए सड़कों और राजमार्गों की उचित व्यवस्था को बनाए रखा गया था। संगम सोसाइटी की अगर बात करें तो पुरुनार्डु नामक ग्रंथों में 4 वर्गों तुड़ियन, पाड़न, पड़यन और कडम्बन का उल्लेख मिलता है। संगम कविताओं में भूमि के 5 प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं: मुल्लय, मरुदम, पालय, नेथल, कुरिची। ठीक है, एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इस युग में दास प्रथा का अभाव था। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पर
उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी भाई, इंपॉर्टेंट है। रिलीजन देखा, इकोनॉमिक्स ऑफ द संगम एज की बात करें तो कृषि मुख्य इनका व्यवसाय हुआ करता था, चावल उसमें आम फसल थी। ठीक है, हस्तकला में बुनाई, धातु के काम, बढ़ईगिरी, जहाज निर्माण, मोतियां, पत्थर, हाथी दांत का यूज करके जो है ज्वेलरी बनाना शामिल था। संगम एज की महत्वपूर्ण विशेषता इसका आंतरिक और बाहरी व्यापार था और सूती और रेशमी कपड़ों की कताई और बुनाई में उच्च विशेषज्ञता प्राप्त थी। वाणिज्यिक गतिविधि के लिए अन्य महत्वपूर्ण बंदरगांव तोंडी, मुशरी, कोरकई, अरिकुमेडू, मरक्कानम ये सब थे। संगम युग के प्रमुख निर्यात में सूती कपड़े और मसाले जैसे काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी, हल्दी के साथ साथ हाथी दांत के उत्पाद, मोती और बहुमूल्य रत्न इत्यादि भी प्रमुख हुआ करते थे। संगम युग का अंत कैसे हुआ? तीसरी शताब्दी के एंड तक संगम काल धीरे धीरे पतन की ओर आगे बढ़ने लगा था और 300 ईस्वी पहले से 600 ईस्वी पूर्व के बीच ये जो कालभ्रष्ट है उसने तमिल देश पर कब्जा कर लिया था और इस अवधि को पहले के इतिहासकारों द्वारा एक अंतरिम या फिर अंधकार का युग कहा जाता था। तो इस तरह से इनका अंत हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं अगला सेगमेंट बच्चों। यहाँ पर हमारा क्या है, एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए आप, इसके बाद इंडियन इकोनॉमी को पढ़ते हैं वापस से, इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर को। देखिए, नवरत्न कंपनीज की अगर बात करें तो ये सार्वजनिक उपक्रमों का विशिष्ट वर्ग है जो कि 22 जुलाई 1997 को इसका आरंभ भारत सरकार के द्वारा किया गया धारणा का। वर्तमान में इतने महारत्न हैं, ठीक है, कंपनीज हैं, यहाँ पर आपको दी गई है सारी कंपनीज के नाम, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नवरत्न कंपनी 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करती है, इसमें इजाफा ज़रूर हुआ है। अब देखिए, नवरत्न कंपनीज हो गई पर इनके पीछे का कुछ मानदंड होंगे, ऐसी थोड़ी ना किसी को भी नवरत्न दर्जा दे दिया जाएगा। तो लोक उद्यम जो मिनी रत्न अनुसूची बहुत ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के जो मानदंड थे वो भी आपको यहाँ दिए गए हैं। तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो भारतीय स्टॉक मार्केट में एमएसएमई विनियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित पब्लिक शेयरधारिता हो, लास्ट 3 ईयर्स के दौरान 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार हो, लास्ट 3 ईयर्स के दौरान औसत वार्षिक निवल संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए तक अधिक हो। ठीक है, यहाँ पर महारत्न कंपनीज ये नवरत्न की एक विशेष श्रेणी है। इट वॉज लॉन्च ऑन 4 फरवरी 2010, जिसका उद्देश्य था कि बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों को अपने कारोबार का विस्तार करना और विश्व की बड़ी कंपनी के रूप में उभरने का समर्थन करना था। तो महारत्न कंपनीज के नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो कि समझ आए कि गेल लिमिटेड कब स्टैब्लिश हुई थी और कैटेगरी में कब ये आई, इनका हेड क्वार्टर कहाँ था। ठीक है, मिनी रत्न कंपनीज की बात करें तो इसके बाद मिनी रत्न कंपनीज जो है, भारत सरकार ने मिनी रत्न कंपनी की शुरुआत 2002 में की थी और इसके साथ संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करने की अनुमति दी थी और कुछ सीमाओं के अंदर विदेशी कार्यालय भी खोलने की अनुमति दी थी। ठीक है, इनको भी श्रेणी 1 श्रेणी 2 में देखने को मिलता है और भारत में 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या हुआ, लोक उद्यमों को मिनी रत्न दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड होते हैं भाई, है ना, किस बेसिस पे इनको माना जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे मिनी रत्न श्रेणी जो 1 है तो इसमें था जिसमें गत 3 वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया हो और इन 3 ईयर्स में कम से कम एक ईयर में 30 करोड़ रुपए इससे अधिक कर पूर्व लाभ अर्जित किया हो। दूसरी कैटेगरी थी, इसमें निवल मूल्य सकारात्मक रहा हो और मिनी रत्न 2 का दर्जा प्रदान किए जाने के पात्र होते हैं ये। इसके मिनी रत्न कैटेगरी 1 जो है, इसमें 75 मिनी रत्न दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको एक नज़र देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला सेगमेंट बढ़े इससे पहले यहाँ पर पेड ग्रुप से संबंधित कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दी गई हैं। ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर दिया, डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह मैसेज कर दीजिए, आपका एडमिशन लेना ईजिली हो जाएगा, तैयारी और सुचारू रूप से जारी रहेगी और मददगार साबित होगी। ठीक है, यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, आज का 3rd सेगमेंट है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, भारतीय भूगोल है यहाँ पर। देखिए, ब्रह्मपुत्र जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र जिसको बोलते हैं, तो हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी में, ठीक है, कैलाश श्रेणी के चिमायुंगडुंग हिमानी से निकलने के बाद तिब्बत में सांगपो नाम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और तिब्बत में रांगो सांगपो इसके दाहिने तट की प्रमुख नदी है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये तो रही एक बात।
इसके बाद विश्व के स्तर पे बात करें तो सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरवन डेल्टा बनाती है और इसमें सिल्ट का निक्षेपण ज़्यादातर मात्रा में होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यानी कि सादिया से धुबरी तक, इसको ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली, जिसको असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं और बाएं दोनों तटों से इसकी अनेक सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जिसमें सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो और संकोश, तीस्ता इसके दाएं तट की, दिबांग और लोहिती, धनसिरी, मेघना, बरार इसके बाएं तट पे जो नदियां हैं लेफ्ट और राइट में बताई गई हैं। मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां माकू, तरंग, जिरी, सुनाई इत्यादि हैं। ठीक है। अच्छा, लोहित नदी को ना द रिवर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। लोहित नदी को द ब्लड ऑफ रिवर भी कहा जाता है, द रिवर ऑफ ब्लड कहा जाता है। इसके बाद इनकी सहायक नदियां हमने जैसे देखा जमोली हो गया, अभी देखा हमने जयमोली हो गया, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिसांग, संकोश, लोहित हो गया। इसके बाद कहाँ से कहाँ एंटर करती है हमने अभी ऊपर आपको बताया है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ने वाली नदी घाटी परियोजनाएं भी हैं कुछ, ठीक है। जैसे कि रंगा नदी जल जो विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टेड है, पाकी विद्युत परियोजना, ये सारी जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ से कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश से, कपोली आप देखेंगे असम से, दोमंग ये है नागालैंड से, लोकटक है ये मणिपुर से, तिपाई मुख है ये आपका मणिपुर से, इत्यादि यहाँ पर ध्यान देना होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिसुलर ड्रेनेज। ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को अब हम यहाँ समझ लेते। देखिए अब ये जो पेनिसुलर जो ड्रेनेज है इसको समझते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी घाट है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों के बीच एक प्रमुख जल का विभाजन का कार्य करता है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का जो समांतर ढाल है वो ईस्ट और साउथ ईस्ट की ओर होने के कारण प्रायद्वीपीय भारत की जो ज़्यादातर नदियां हैं ना वो वेस्टर्न घाट से निकलने के बाद बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और ये जो रिवर्स हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिसुलर ड्रेनेज जो है भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियों का अपवाद स्वरूप बंगाल की खाड़ी में न गिरकर अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी होती है और पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती है और नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। हिमालयी उपवा तंत्र के कंपैरिजन में प्रायद्वीपीय उपवा तंत्र ज़्यादा पुराना है, इसकी द्रोणियां आकार में छोटी भी होती हैं। दक्षिण भारत की नदियां जो मुख्यतः हैं वृक्षाकार अपवा तंत्र बनाती हैं और अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। ठीक है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी, जैसे कि अरब सागर में जो नदियां गिरती नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी हैं। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो है आपका स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी इत्यादि हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको महानदी, ठीक है, महानदी, गोदावरी, जैसे गोदावरी के बारे में लिखा हुआ है तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसका अपवा तंत्र सबसे बड़ा है और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। आकार और विस्तार में बड़ी होने के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद ऊपर कह रहे हैं महानदी, तो समझिएगा ज़रा, ये 851 किलोमीटर में है महानदी। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ी के पास हुआ था और यह नदी उड़ीसा में बहती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिवनाथ, मांड, ईव बाएं तट से और जोंक ओंग, माफ़ी चाहती हूँ बीच बीच में बाहर से डिस्टर्बेंस के लिए, फिर से समझ लीजिए, शिवनाथ, मांड और ईव और बाएं तट से और जोंक ओंग और तेल दाएं तट से मिलने वाली महानदी की कुछ सहायक नदियां हैं। और महानदी द्रोणी का जो अफवाह है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में है। इसके बाद आगे बढ़ते कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। तो कृष्णा कावेरी को पहले यहाँ समझ लेते हैं, नर्मदा को चलिए पहले समझ लेते हैं कि एमपी में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के बाद ये उत्तर में यानी कि नॉर्थ में विंध्य पर्वत और साउथ में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है और सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर अवस्थित है। ये जबलपुर के पास भेड़ाघाट के संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये समझ आ गया होगा। आइए समझते हैं कावेरी को। तो कावेरी जो बच्चों है इसका उद्गम कर्नाटक के कोगाड़ू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, इसका स्रोत है। इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा।
ऊपरी घाट में दक्षिण पश्चिम मानसून और निचले घाट में उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा जल की उपलब्धता के कारण ही ये हिमालय नदियों की तरह एक सदा नीरा मतलब हमेशा बहने वाली नदी जो प्रायद्वीपीय नदियों में से एक अपवाद भी है। ठीक है। नर्मदा, अब नर्मदा ताप्ती को अभी हमने समझा था, वही सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं नर्मदा की अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनदमुख बनाती है और सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। तापी हो गया, अरावली के पश्चिम में लूनी, राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। ये पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का जो उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, पश्चिमी घाट से निकलकर ईस्ट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं और डेल्टा निर्माण भी करती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर पेनिनसुलर इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। द मेजर ट्रिब्यूट्स ऑफ गोदावरी आर पूर्णा, प्रणिता, इंद्रावती, सावरी, ठीक है, प्रवारा, मंजिरा, मनाइर, ये सब है। इसके बाद प्रायद्वीप की और अन्य नदियों को अगर हम देखें तो सुवर्ण रेखा नदी हो गई, नदी की उत्पत्ति रांची के पठार से होती है। ब्राह्मणी नदी देखेंगे तो राउरकेला यानी कि उड़ीसा के नज़दीक जो है कोयल और शंख नदियों के मुहाने से अस्तित्व में आई। पंबा ये अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती केरल से बहती हुई ये नदी बेम्बनाथ झील में गिरती है। लूनी नदी, ये नदी अजमेर के दक्षिण और पश्चिम में नाग पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में समा जाती है यानी कि डिजॉल्व हो जाती है, विलीन हो जाती है। शरावती ये कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और प्रसिद्ध जोग यानी कि गरसोप्पा जलप्रपात इसी नदी पर है। भरतपूसा, आप समझ रहे हैं, ये सब मैं बता रही हूँ जो भरतपूसा ये जो है केरल की सबसे बड़ी नदी है, इससे पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है, पोन्नानी नामक स्थान के पास अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़े जल क्षेत्र में नदियाँ जो है वो यहाँ पर आपको दी गई हैं। ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स यहाँ पर दी लेंथ के अनुसार, गंगा, गोदावरी, सतलज, कृष्णा, यमुना, नर्मदा। इसके बाद आपका देखते हैं यहाँ पर देखिए अभी हमने जैसे हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से बहते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। ये वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। वेदा और अवधी नदियाँ सह्याद्री से उद्गमित होकर पुरा के पास मिलकर वेदावती कहलाती हैं। झेलम नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। ये नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई वूलर झील में मिलती है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा है। झेलम और रावी पाकिस्तान में जंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। झेलम अपनी युवावस्था में कश्मीर की घाटी से बहती है और ये कश्मीर की घाटी में मींडर बनाती है यानी कि नदियों द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में मींडर का निर्माण किया जाता है, इसलिए झेलम हालांकि यहाँ एक अपवाद भी है। लूनी रिवर अभी हमने ऊपर बच्चों देखा था तो दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 320 किलोमीटर में तक ये प्रवाहित होने के बाद कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में खत्म हो जाती है, कह सकते हैं विलुप्त हो जाती है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे और काफ़ी नदियाँ, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे काली रिवर। ठीक है। तो काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक के डिग्गी गांव में उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। ये नदी नरवाली के तक बहने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऊपर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना पर एमपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और यूपी के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी के मध्य 25 अगस्त 2005 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है। इसके बाद और हम फैक्ट्स देखें तो अब नीचे देखिए इसमें और चीज़ें दी गई। लेक्स, अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चिल्का लेक, पहले डल लेक देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें जैसे डल लेक है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इंपॉर्टेंट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ नेम्ड ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर दहेबार जो लेक है ये भी ऑल्सो नोन एज जैसामंद लेक, एशिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ये। उकई आप देखते हैं, उकई जो लेक है ये गुजरात में पाई जाती है। इट इज़ मैन मेड लेक ऑन द तापी रिवर। गोविंद सागर, ठीक है बच्चों, तो गोविंद सागर आप देखते हैं ये फॉर्म्ड है बिहाइंड द भाखड़ा नागर दाम इन हिमाचल प्रदेश। इसका चिल्का लेक अगर हम देखें तो चिल्का लेक ये उड़ीसा राज्य में है जो भारत की खारे पानी की लैगून झील है। इसके बाद कोलेरू
तो कोलेरू जो है आपने देखा होगा, ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित ताजे जल की नीर है। लोनार हो गया, पुलिकेट हो गया, तो लोकलट झील जो लोकटक झील भी है, उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं बूलर झील जो है, आप अभी पढ़ेंगे इसमें आगे, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसके बाद रेणुका झील जो है आपका, ये रेणुका झील जो है आपका, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो झील है वो बेसिकली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसका अष्टमुंडी लेक जो है आपका, अष्टमुड़ी जो लेक है केरल के कोल्लम जिले में स्थित लैगून या कयाल झील है, जिसकी 8 शाखाएं हैं और रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। डल लेक हमने अभी देखा। ढेबर झील राजस्थान के उदयपुर में स्थित मीठे जल की झील है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, उपवन झील महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित है और वर्ल्ड ब्लू झील हरियाणा में स्थित है। ये सारी लेक अभी जो हमने पढ़ा है सारी यहाँ पर दी गई है। इसका वाटरफॉल्स एंड इम्पॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग्स ऑफ इंडिया की बात करें तो गर्म झरने हम देख लेते हैं। यहाँ पर गर्म झरने जो है, आइए, भारत के जो अधिकांश जो वाटरफॉल है दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चौड़ाई की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है और कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है और ये जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है। कर्नाटक राज्य में स्थित कुंचिकल प्रपात की ऊंचाई कम से कम आधार पर यह अब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बन गया। जल से भरे प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं और बढ़ती आबादी और जल के अभाव में झील लोगों के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता जा रहा है। भारत में झीलों का विभिन्न उद्गम स्थान भी है। लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहर जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है, इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं। वज्रेश्वरी गर्म झरना सुना होगा आपने, महाराष्ट्र में स्थित है और नारायणी हॉट स्प्रिंग ओडिशा के गंजम जिले में स्थित है। चचाई गर्म झरना रीवा पठार जिला रीवा में बीहड़ नदी पर स्थित है। तो इत्यादि चीज़ें हमें ध्यान देनी है। देखिए यहाँ पर आपको पेड ग्रुप से संबंधित कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, देख लीजिए। हमारी वीडियोस बिल्कुल फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे। सर्च करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें, उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। अपना सहयोग बनाए रखें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें और हमारे चैनल के साथ निरंतर बने रहें इसी तरह से। तब तक के लिए धन्यवाद।